आपको ले चलते हैं कौमी असम्बली, जहां वज़ीर खजाना इसहाक डार खिताब कर रहे हैं। सालों के दौरान नहायत ही लो ग्रोथ दिखाई, रोजगार के इतने मौके पैदा नहीं किए जा सके जो हमारे नौजवानों के लिए काफ़ी हों। अब हमें अपनी सनत और इलाकाई तजारत को एक नई जिंदगी देनी होगी, जिसकी नवीद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस ऐवान में अपनी तकरीर में दे चुके हैं। जनाब स्पीकर, यह भी कहा गया कि हमने कम से कम उजरत को क्यों नहीं बढ़ाया। मैं समझता हूं कि बढ़कर यह भी कहा गया कि हमने कम से कम उजरत को क्यों नहीं बढ़ाया। मैं समझता हूं कि बड़ा रेलेवेंट पॉइंट था, लेकिन जैसे हम सबको मालूम है कि लेबर 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल हो चुकी है। कम से कम उजरत के मामले में अगर सूबों और वफाक में निफाक हो तो यह कोई सेहतमंद सूरत हाल ना होगी। हमारी हुकूमत ये देखना चाहती थी कि सूबाई हुकूमतें इस मामले में क्या फैसला करती हैं। तमाम सूबाई हुकूमतों ने अपने बजट पेश कर दिए हैं और इनमें दो सूबे यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी कम अज कम उजरत को 9,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए का फैसला किया है। मैं इसका खैर मुकद्दम करते हैं और इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तमाम वफाकी इलाकों में 1 जुलाई 2013 से कम अज कम उजरत को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, यह भी बात हुई, काश्तकार के हवाले से कोई बात नहीं। यह खदशा जाहिर किया गया कि बजट में किसान का कोई जिक्र मौजूद नहीं। मैं एक बार फिर आजिज़ी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि यह खदशा बजट के किसी तफसीली जायजे पर मबनी नहीं। हमारे काश्तकारों के लिए सबसे अहम मसला पानी, खाद, कर्जों और पैदावार के लिए माकूल कीमत की दस्तयाबी है और इन तमाम बातों का तज़किरा बजट स्पीच में मौजूद है। तरक्याती मनसूबों की बाबत में जिस शोबे की अहमियत मैंने सबसे ज़्यादा वाज़े की थी वो सफ़ा 16 पर पानी का शोबा है। पानी के मंसूबों की एक तवील फहरिस्त यानी दूर दराज इलाकों में नहरों और खालों की पुख्तगी और सैलाब से बचाव और पानी की निकासी के बेपनाह मंसूबे, और इन सब का मकसद किसानों के लिए काबिल काश ज़मीन और पानी की फराहमी को बढ़ाना और पानी के ज़िया और सैलाब से बचाव है। बजट में इस मकसद के लिए 59 बिलियन की खतीर रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, इसी तरह हमने खाद को दी जाने वाली सब्सिडी जो कि रवा माली साल में सिर्फ 10 अरब है, इसको 3 गुना बढ़ा के 30 अरब हमने कर दिया है आने वाले माली साल के लिए। जनाब स्पीकर, हम इंशाअल्लाह खाद की दरामद की जरूरत होगी तो उसको भी यानी वक्त के ऊपर उसका भी इंतजाम इंशाअल्लाह करेंगे ताकि मुल्क में फर्टिलाइजर की कोई कमी ना हो। 30 अरब सब्सिडी के बावजूद 3 गुना। जनाब स्पीकर, हमारी मुआशी पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता इस वक्त निजी शोबों को कर्जों की फराहमी है। इसमें काश्तकार भी शामिल है। मौजूदा हालात में कर्जों की फराहमी में हुकूमत के सबसे बड़ा हिस्सेदार होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर बशमूल एग्रीकल्चर के कोई काबिल जिक्र कर्जों की दस्तयाबी की सहूलत मौजूद नहीं। हम इन तमाम हालात को बदलने के लिए इकदाम ले रहे हैं और इंशाअल्लाह कर्जों में एक बढ़ता हुआ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को फराहम किया जाएगा, जिसका बरह रास्त इंशाअल्लाह किसानों को भी फायदा होगा। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं इस नुक्ते की याद दहानी कराना चाहूँगा कि शाहराहों के हवाले से मैंने बजट तकरीर के सभा नंबर 18 पे अर्ज किया था, कोट, शहरी और देही दोनों आबादियों को अपनी मईशत की बेहतरी के लिए राब्ता सड़कों की ज़रूरत है, लिंक रोड्स और फार्म टू मार्केट रोड्स। इन राब्ता सड़कों की अदम मौजूदगी में हमारे किसान अपनी पैदावार की बेहतर कीमत हासिल नहीं कर सकते और ना ही हमारे शहरी मौसर तौर पर सार्फिन तक वो कमोडिटीज़ की तरसील कर सकते हैं। दर हकीकत हम शाहराहों के जाल को गुर्बत के खात्मे का एक अहम ज़रिया समझते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम लोग उन जगहों से कटे रहेंगे जहाँ पर मुआशी तरक्की के मौके मौजूद हैं। अनकोट। जनाब स्पीकर,
ये हमारी किसानों से वाबस्तगी का बेहतरीन इज़हार है। हमारा लगाव किसान से ना सिर्फ इस वजह से है कि वो ज़मीन काश करता है, बल्कि इस वजह से भी है कि उसकी आमदन बहुत महदूद है। बजट तकरीर का जो हिस्सा मैंने अभी पढ़ा, इसमें ऐसे मंसूबों के लिए जो ज़राए आमदोरफ्त के लिए जो मुख्तस किया गया है, वो 73 बिलियन रुपीस का मकसद किसानों और कम आमदनी वाले लोगों की फलाह है। जनाब स्पीकर, 73 बिलियन रुपीस। जनाब स्पीकर, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे बहुत बात हुई, मैं उस पर भी चंद कुछ चीजें अर्ज करूंगा। अभी अर्ज कर मैं तो अब भी क्लियर हो जाएगा। ईवान की दूसरी जानब से, और मैं वेलकम करता हूं, मैंने आगे भी इसकी क्लैरिफिकेशन दिया, मैं आज भी फॉर्मल क्लैरिफिकेशन आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो चीजें कुछ बात की गई, हालांकि मैंने कई मौके पे ये वजाहत की, और मैं एक बार फिर इसका वाज़े ऐलान करना चाहता हूं कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में काफ़ी तौसीह की जा रही है, इसे जारी रखा जाएगा, और ये अगले माली साल में इसके लिए जो इस साल जो ख़त्म हो रहा है रिवाइज्ड एस्टीमेट के मुताबिक 30 जून 2013 तक सिर्फ 40 रुपए रखे गए हैं, ये इस्तेमाल होंगे। इसको हम इंक्रीज कर 40 अरब 40 बिलियन, इसको हम इंक्रीज करके जनाब वाला 75 बिलियन पे लेके जा रहे हैं टोटल प्रोग्राम को। और मैं ये भी अर्ज कर चुका हूं अपनी बजट तकरीर में कि जो कैश, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के तहत जो कैश ग्रांट मिलती है, उसमें 20% का इजाफा करके 1000 माहाना जो उनको रकम मिलती है, उसको 1200 रुपए माहाना किया जा रहा है। 20% का इजाफा है। मैं ये वजाहत भी जरूरी समझता हूं कि इस प्रोग्राम, पूरे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सिर्फ BISP या बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड क्यों नहीं कहा जा रहा? इसलिए कि ये एक प्रोग्राम 6 प्रोग्राम्स में शामिल है। देयर आर 6 programs which are covered under the umbrella of income support program. मैं आगे भी वाजे कर चुका हूं, वजीर आजम साहब खुद वाजे कर चुके हैं कि उन तमाम प्रोग्राम्स जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अम्ब्रेला में हैं, उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड को जारी रखा जाएगा। मैं जो दूसरे प्रोग्राम जो इनमें शामिल हैं, उसमें वज़ीर आज़म के नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जिक्र है। मेरा ख्याल है कि इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, मैंने इनको बड़े गौर से सुना है। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड इज वन ऑफ द 6 प्रोग्राम्स। इसमें माइक्रो फाइनेंस, इसमें हाउसिंग फाइनेंस, इसमें छोटे कर्जों का प्रोग्राम, इसमें नया माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, इसमें हाउसिंग फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें एजुकेशन फी सपोर्ट प्रोग्राम, और ये तमाम प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड प्रोग्राम के शामिल बशमूल ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अच्छा जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक। आप उनको तकरीर करने दीजिए, आपका जब मौका आएगा बात कीजिएगा। नहीं, मैं आपको माइक बिल्कुल नहीं दूंगा, जब वक्त आएगा आप बात कीजिएगा। आप हौसला रखें, हौसला रखें, हौसले से सुने, इससे क्या फायदा होगा? जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं जनाब की वसातत से इस हाउस की तवज्जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे दिलाना चाहता हूं, और वो उस पे काफी चीजें उस पे बात हुई। IMF प्रोग्राम, नो क्रॉस टॉक। एक काबिले की बारी आएगी आप बात कीजिएगा। मेरे लिए ये लाजिम है, का टाइम नहीं है, चीज वाज़ेह हो चुकी है, उसकी कोई वजाहत की जरूरत नहीं। बजट स्पीच पढ़ ले और बजट आप प्रोग्राम देख लें। आप स्पीच है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं आती। ये लाजिम है कि IMF से मुज़ाकरात के पेशकार फरमा हिकमत अमली के हवाले से मैं कुछ तफसीलात इस अवान में पेश करूं, ताकि कोई एम्बिगुटी
या मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले ये सबको मालूम होना चाहिए कि IMF की टीम यहां पर बुनियादी तौर पर आर्टिकल 4 के तहत कंसल्टेशन के लिए आई है और ये तमाम मेंबर कंट्रीज के लिए एक रूटीन फीचर है। ये पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग भी इसी का एक जुज्व है। चूंकि पिछली हुकूमत ने अपने दौर में पहले ही पाकिस्तान के कोटे का 200% कर्जा हासिल किया और उसको इस्तेमाल किया, ये पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग जो जनवरी 2013 में भी हुई, ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आप हमारा कर्जा एक मुकर्रर हाथ से नीचे नहीं आ जाता। नवीद कमर साहब इसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिछली हुकूमत के लिए गए कर्जों की वापसी का वक्त शुरू हो चुका है और अगले माली साल में यानी 2013-14 में एक खतीर रकम $3 अरब से ज्यादा वापस करना होंगे। चुनाचे IMF और दीगर अदारों को एंगेज करना पड़ेगा। पिछली हुकूमत के लिए जो कर्जे जो वो इस्तेमाल कर चुके उसकी वापसी, ताकि उसको मुमकिन इंस्टॉलमेंट्स को मुमकिन बनाया जा सके, आप वक्त पे पे करें और डिफॉल्ट ना हो। ये ना कभी पहले, ये मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि इस प्रोसेस में मुल्की और अवामी मफाद को मलूज़े खातर रखा जाएगा। ना कभी पहले और इंशाअल्लाह ना कभी आइंदा कौमी और अवामी मफाद को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, चाहे वो IMF हो या कोई और अदारा हो। जनाब स्पीकर, किसी ने खूब कहा, तर्स नहीं कर्ज अपना नहीं दूसरों का उतारने के लिए, जो इस मुल्क को इतना बड़ा 14,500 अरब का तोहफा छोड़ के गए हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं टैक्सेशन प्रपोजल की तरफ आता हूं, जो सबसे ज्यादा बहस की गई और उसमें GST के 1% के इजाफे पे बहुत बात हुई। इस मद में जो तजवीज़ जेर बहस रही कि 16 से 17% को वापस लेने का सोचा जाए, मैं इस ऐवान के मेंबरान के जज्बात को समझता हूं और मैंने इस पर बहुत गौर किया। मैंने सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी अर्ज किया, आए बैठकर मिलके, इसका करीबन 45 से 50 अरब का आपका इंपैक्ट है, कोई और रास्ता ढूंढे 45 से 50 अरब रेवेन्यू को बढ़ाने का। हर चीज नहीं हो सकती, मैं कहूं पैसे भी ना आए और 360 अरब 540 में भी चले जाए तरक्की आती। 30% कट जो होनी है 40 अरब हो चुकी, उसमें उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है, अनलेस यू क्लोज डाउन द एंटायर इस्लामाबाद। उसके बाद 40 अरब को सोशल सेफ्टी नेट के लिए 75 बिलियन भी लेके जाएं तो आमदनी 2475 का एक अमाउंट है, जो कि हमें अगर रियलाइज नहीं करेंगे तो वी हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। मैं उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो हमारा इस साल का जो 30 जून 2013 को खत्म हो रहा है जनाब स्पीकर, जिन साथियों ने तफसील से बजट के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, 374 बिलियन की उसमें शॉर्टफॉल है। 2381 अरब रखा गया, 2007 अरब की अब बात हो रही है और इसमें जो टारगेट रखा गया था वो करीबन 374 अरब की यहां शॉर्टफॉल है। यानी आमदनी जो हमने बजट की थी वो आमदनी नहीं होने वाली 30 जून 2013 तक। अब दूसरी तरफ जो बदकिस्मती इस मुल्क की है कि कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता हमारा, 602 अरब रुपए के इजाफी अखराजात भी जो कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के तौर पे पेश होंगी तो पास करेंगे उसको रेगुलाइज करने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा बोझ जो माली साल खत्म हो रहा है वो हम पे होगा। और यहां मामला खत्म नहीं हो रहा, 503 अरब का सर्कुलर डेट भी नई हुकूमत को तोहफे में मिला है और जिसकी वजह से करीबन 1700 मेगावाट की बिजली की कमी आज पूरे मुल्क में। तो क्या हम उसको आंखें बंद कर लें, सो जाएं, डेट ना क्लियर करें? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अगर मिलिटेंसी इकोनॉमी का मसला है तो आज उसी तरह एनर्जी की शॉर्टेज का भी मसला है। अवाम बिलबिला रहे हैं कि उनको बिजली नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, ये वो चीजें हैं जिसके लिए हमने इस सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया है। हालांकि ये तमाम के तमाम ड्यूज माजी के हैं, ये आने वाली हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है इस कर्जे को इस सूरत में लाने के लिए। लेकिन हमने बहादुरी से इसके लिए 326 अरब की एलोकेशन इस साल में की है कि 30 जून तक हम इसको क्लियर करेंगे। 503 में से 326 अरब और जो बकाया जात हैं वो हम अगले जुलाई
जो कि 12 अगस्त 60 दिन का वादा हुआ था इस हाउस में, वो इंशाअल्लाह उससे पहले पहले बैलेंस जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, अगर हम टैक्स रिसोर्स को मोबिलाइज ना करें तो कोई भी अखराजात बशमूल सर्कुलर डेट के जो हमने ऐवान में रखे मुलतवी ये पोस्टपोन नहीं हो सकते। ये ऐसे ही है कि आंखें बंद कर लें, हमारे सामने कोई बहुत बड़ा कोई बला हो और हम आंखें बंद करके कहीं देखा जाएगा, तो वो कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम मूव फॉरवर्ड एंड टेक दीज चैलेंजेस हेड ऑन, जैसे हमने लिया है। और मैं समझता हूं कि इसमें मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया कि एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में भी नहीं पढ़ना चाहते कि किसकी वजह से हुआ, लेकिन हम इस मसाइल को हल करना चाहते हैं। आप हमारी सपोर्ट करें इस मसाइल को हल करने के लिए, जो कि आपके दिए हुए तोहफे में हमें मिली। तो इसमें मैं समझता हूं कि ब्लेम गेम को छोड़ें, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स क्लीन अप द पास्ट मेस, लेट्स टेक दिस कंट्री टू द राइट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द मीडियम टर्म ऑफ 3 years, मिस्टर स्पीकर। हमारी कमिटमेंट बिल्कुल जनाबे वाला क्लियर है जनाब स्पीकर। मैं ईमानदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमने हमारा ऑस्टेरिटी में हमारा फ्यूचर नहीं है, ऑस्टेरिटी हो चुकी 30% की, 40 अरब कट चुके, ऑस्टेरिटी हो चुकी डिस्क्रिप्शन फंड प्राइम मिनिस्टर की जीरो करके जो 42 अरब पिछले साल थी, ऑस्टेरिटी हो चुकी मिनिस्टर्स की, डिस्क्रेशन खत्म करके ऑस्टेरिटी हो चुकी, जो वीवीआईपी कल्चर को खत्म हमने किया था कि किसी बड़े बड़े लोगों को ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री और सेल टैक्स फ्री गाड़ियां नहीं मिलेगी, जिसको दोबारा एक डिक्टेटर ने उसको रिलैक्स करके दोबारा इजाजत दी। आज हमने उस पर दोबारा बैन लगाया। ऑस्टेरिटी का चैप्टर है, उस पर हमने काम कर लिया है। यह मसला हल होगा जनाब स्पीकर। रेवेन्यू फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज रेवेन्यू जनरेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि बहुत सारे साथी हाउस में मौजूद हैं जिनका वसी तजर्बा है फाइनेंस में और इसके हवाले से, बजट के हवाले से। कई बहुत पुराने साथी हैं यहां बैठे हुए, कई नए साथी हैं, लेकिन अगर हमने इसको बहसियत एक कॉम चैलेंज के तौर पे कबूल नहीं किया तो जनाब स्पीकर वही बात होगी कि रखेंगे आप 1100 अरब और खत्म करेंगे फिस्कल डेफिसिट 2000 अरब पे, जो कि इस साल क्लोज होने जा रहा है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं जनाब स्पीकर। लेट्स वर्क टुगेदर, let's work in unison, let's work and move together to correct the economic the weaknesses which this country has now inherited. They have gone very deep rooted in Pakistan economy. हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारे लिए जो एक रोड मैप है वो यही है कि हमने मिलके इंशाअल्लाह, और ये एहतराम के साथ मेरे बहुत अजीज भाई हैं, बड़े फख्र से जनाबे काज़ी हिस्से इख्तिलाफ ने कहा कि हम 1485 अरब हमने सब्सिडी में दे दिए। बिल्कुल दिए इन्होंने 5 साल में, और उसको 503 और ऐड करें जो इन्होंने छोड़ दिया विरसे में, ये तो 2000 अरब है। लेकिन भाई दिए कहां से? रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं, कर्जे लेके, नोट से आपके। आज की महंगाई उसका नतीजा इस मुल्क में। मैं समझता हूं कि ये अगर हो सकता, मैंने जैसे अर्ज किया, मैंने सेनेट कमेटी में भी अर्ज किया, मैं आप सबको भी अर्ज करता हूं, आप 50 बिलियन के मुझे कोई रेवेन्यू यानी इंक्रीज कहीं से दे दें, हम इसको रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं जनाब स्पीकर, अगर हमारे वसाइल, क्योंकि प्रोजेक्टेड होते हैं, पूरे हर को पता है जो फाइनेंस में रहे हैं, अगर उसमें इतनी गुंजाइश 2475 से ऊपर निकली तो वी विल रिव्यू इट एंड वी विल चेंज इट व्हेनेवर इट इज पॉसिबल फाइनेंशियली, मिस्टर स्पीकर, इन दिस नियर फ्यूचर। एनॉमलीज की बात हुई जनाब स्पीकर, बिल्कुल मैंने जैसे अर्ज किया, मैं तो इनकी एक मेंबर की रात मुझे रिपोर्ट आती थी, ये मैं सुना, मैंने कि मैं इधर नहीं हूं, मैं यहां नहीं तो सेनेट की कमेटी होता था, सेनेट की कमेटी सेनेट में होता था, या कोई और पब्लिक इंटरेस्ट की मीटिंग थी, मेरा जाती कोई नहीं था। मैं तो बिल्कुल अपने आप को समझता हूं कि आई हैव वर्चुअली आई एम रिस्पॉन्सिबल कि अपना सारा टाइम मैं आवाम की खिदमत के लिए इस हाउस और दूसरे हाउस के लिए दूं। लेकिन जो भी एक किसी ने मुझे रेफर करना हो कि उसने क्या कहा था, आई कैन प्रोवाइड एंड प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। आई वाज गेटिंग रिकॉर्ड एवरी डे इन द नाइट कि किसने क्या कहा, उस पर गौर किया और कोशिश की कि अगर हम उसको अकोमोडेट कर सकते, अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। इसी हवाले से मैंने मीडिया में भी पढ़ा और यहाँ भी बात हुई, और वो बिल्कुल जब मैं अपना प्रोफेशन के हिसाब से मैंने जो चेक किया तो वो एक सही निशानदेही की थी। और वो निशानदेही क्या थी जनाबे स्पीकर, कि जो इनकम टैक्स के जो मजवरा जो प्रपोज रेट्स थे
उसकी वजह से जो कम आमदनी वाले मुलाजमीन की टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही थी। वो एक इनॉमली थी। मैंने उसको चेक किया और उसको हमने वो एक्चुअली इंटेंडेड रिफॉर्म था कि कम से कम ये प्रोग्रेसिव हो और किसी उससे अगले जो ब्रैकेट है पिछले वाले को उसका नुकसान ना हो। हमने उसको रैशनलाइज कर दिया है। इसको हमने नए जो स्लैब्स हैं उसको मैंने खुद मॉनिटर किया है, वो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम स्लैब्स को रैशनलाइज कर दिया है जो कि अमेंडमेंट्स के जरिए सेक्रेटेरिएट में जमा हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, इसी तरह कुछ मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने रेंटल इनकम के बारे में अपने व्यूज का एक्सप्रेस को किया, इधर भी और दूसरे हाउस में भी। इस हवाले से जो हमने इस्लाहात तजवीज़ की थी उसमें इसको एक इनकम ब्लॉक के तौर पर रेंटल इनकम को ट्रीट किया जाता था सो फार, और इसमें 10% जो है वो प्रेजम्पटिव टैक्स लेके, जैसे आपकी इंटरेस्ट इनकम है उस पर प्रेजम्पटिव है, लेकिन ये रजीम खत्म करनी होगी। आपने कई तकरीरें अभी सुनी, सेनेट की रिकमेंडेशन भी डायरेक्ट टैक्सेशन टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन को आप ब्रॉड बेस करें। बिल्कुल यही हमारा फ्यूचर होना चाहिए, यही हमारा गोल होना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? ये जब प्रेजेंटिव रजीम से निकलेंगे, जब इस तमाम लॉज को यानी कोई भी इनकम का सोर्स हो उस पर यूनिफॉर्म तरीके के साथ अप्लाई करेंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए जो ओरिजिनल स्लैब थी जिस पे खदशा जाहिर किया कि ये बहुत ज़्यादा है, अगर किसी की सिर्फ रेंटल इनकम है, वो बुजुर्ग है, तो 17.5% ज़्यादा है, तो हमने इस टैक्स के प्रेजेंटिव करेक्टर को तब्दील जो तब्दील करने की प्रपोजल थी, इन दी लाइट ऑफ द व्यूज एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ बोथ हाउसेस, हमने ये फैसला किया है कि ये टैक्स लायबिलिटी जो है इसको अनइंटेंडेड इससे इनएक्विटीज हमने पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल सही निशानदेही की गई। इस वजह से इन तमाम तजावीज़ की रोशनी में ये फैसला किया गया है कि रेंटल इनकम पर 17.5% की बजाय 2 स्लैब्स होंगे। जो कम होगा वो 10%, जो ज्यादा होगा 15%। लेकिन जो मैं असल पॉइंट कहना चाहता हूं, ये प्रिजम्पटिव नहीं होगा, ये विद होल्डिंग टैक्स होगा। ये जो लोग टैक्स असेसी हैं वो अपने असेसमेंट से फाइनल असेसमेंट है इसको वो एडजस्ट कर सकेंगे। सो एज लॉन्ग एज यूर असेसी यू हैव नो लॉस, you will add your income and you will deduct this liability which will pay 10 or 15%, 2 slabs, 15 of the very very high rental income people. जनाबे स्पीकर, और जो चीजें मैंने जैसे अर्ज किया, मैं एक चीज मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर अपना रोशनी डालूं आपके तवज्जो के लिए। मैं उन मेंबरान का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने रिसर्चर्स, टीचर्स और नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाबत में बजट दी गई तजावीज़ के मुतल्लक अपने इजहार ख्याल किया और प्रपोज किया कि इसको रिव्यू किया जाए। इसमें 2 तजावीज़ जो हैं वो मेन काबिल ज़िक्र हैं। एक जो रिसर्चर और टीचर्स को जो मुयस्सर टैक्स की रिबेट था 75%, वो FPR और हमारी इतला के मुताबिक वो काफ़ी हद तक अब अब्यूज़ भी हो रहा था। इसको 0 किया गया था, लेकिन तजावीज़ आई कि इसको रिकंसिडर किया जाए, इसको एक शॉट में इसको कम ना किया जाए। मुझे ये खुशी है ये अर्ज करके कि इस रिबेट को जो 0% किया गया था उसको 40% रिबेट दोबारा दिया जा रहा है। एक इंप्रेशन ये भी था, मुझे कई मेंबर साहबान तकारीर के अलावा जाती तौर पर भी मिले कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का टैक्स फ्री स्टेटस खत्म करने की तजवीज़ है। इसमें मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली रिकॉर्ड के ऊपर क्लियर करना चाहता हूं कि उस रिफॉर्म में ऐसी कोई बात नहीं। कई अदारे ऐसे हैं जो कि अब दूसरे कारोबार में भी शामिल हो चुके हैं। ये सिर्फ वन ऑफ सर्टिफिकेशन होगी इनकम टैक्स कमिश्नर से कि वो वही एक्टिविटी जिसके लिए उनको नॉन टैक्स, उसमें कोई टैक्स की लागू नहीं था, ये टैक्स फ्री स्टेटस उनका जारी रहेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स फ्री स्टेटस जारी रहेगा। एक बड़ी जो पॉपुलर डिबेट रही टॉक शोज में भी, दोनों हाउसेज में भी, वो था कि हाजियों पे टैक्स लगा दी। ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, PMLN हाजियों पे टैक्स लगाएगी। ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन की बात है कि अभी डायरेक्ट टैक्सेशन की बात हो रही थी। ऑलरेडी कानून में हम नहीं, जो ऑपरेटर्स हैं जो हर साल 1.5-2 लाख का
बिजनेस क्लास की इंक्रीज करते हैं, उसकी कॉस्ट, और फर्स्ट क्लास की 1.5-2 लाख की इंक्रीज करते हैं, ये उनकी, वो मुफ्त तो नहीं कर रहे होते, फीस वाला काम नहीं करते, दे आर मेकिंग मनी। 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 50 हज़ार। शेख ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन को बेहतर पता होगा, ये डील करते हैं हाजियों के साथ, तो वो क्या उनकी इनकम होती है, वो शायद ये हिसाब लेते हैं उनसे, मैंने तो कभी नहीं लिया, मौका नहीं मिला, मैं को वजीर हज नहीं रहा कभी या काफ। तो उसको 2,500 जो टैक्स था, जो कि उनके ऊपर इनकम टैक्स है, उनकी तजवीज़ और उनके साथ मशावरत के बाद उसको 3,500 किया जा रहा है। मैं समझता हूं उसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। ये पास थ्रू आइटम नहीं है, ये उसका किराया नहीं हम बढ़ा रहे, ये उसकी उस आमदनी पे जो भी है, 30,000 है या 40, वट एवर, आई डोंट नो। अगर उन्होंने खुशी के साथ 2,500 दे रहे थे, 3,500 किया है, तो मैं नहीं समझता कि हम में से किसी को भी उस पे उसके ऊपर इतराज होना चाहिए। इसी तरह खदशात का इजहार किया गया एक्सेस टू बैंकिंग इंफॉर्मेशन के हवाले से। मैं अर्ज कर रहा हूं जनाब स्पीकर, कुछ मेंबरान ने, और सही तौर पे सेक्शन 165A के तहत जो खदशात हैं उस पर अपनी तजावीज़ भी दी। कुछ साथियों ने कहा कि ये इसको बिल्कुल सीरियसली रैशनलाइज होना चाहिए। तो इस बारे में मैं 3 चीज़ें हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि ये तजवीज़ जो है, आप सब कहते हैं इनकम टैक्स नेट को बढ़ाएं, आप सब कहते हैं कि जी जो भी इनकम है किसी को उस पर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो टैक्स दे रहे हैं उनको तो मसला नहीं होना चाहिए। मैं, आप सब जो लोग इस ऐवानों में बैठे हैं, दे आर ऑलरेडी पेइंग टैक्स, दे आर टैक्स असेसिस। तो ये जो चीज़ है, लेकिन मैं आगे चल के जो बताऊंगा कि इसको वाटर टाइट कैसे किया जा रहा है इन द लाइट ऑफ द लाइट ऑफ द प्रपोजल्स गिवन इन बोथ हाउसेस, वो मैं अभी अर्ज करता हूं। लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन ये कर रहा हूं कि एक तो ये सारी दुनिया में कनेक्टिविटी होती है और है इस वक्त भी। अगर टर्की ने अपनी जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल की है, या अपनी टैक्स जीडीपी रेशो हमारी तरह जो वो लूले लंगड़े थे उसको डबल किया है, तो वो आईटी कनेक्टिविटी और सिस्टमाइजेशन के जरिए हुई है। वो दोनों चीजें जो हैं वो इस रिफॉर्म के बगैर नहीं होती, हालांकि उनके पास ऑलरेडी कुछ पावर्स हैं। जब आप ये सुनते हैं, और दोनों हाउसेस की कमेटीज ने सुना, मैं अपने सेनेट की फाइनेंस कमेटी में सुना कि उनके पास 3.3 मिलियन का डाटा है नादरा और एफबीआर के पास, कि वो लोग जो बिल्कुल टैक्स असेसिस नहीं है, तो आप उनको कैसे रीच करेंगे टू गेट एग्जैक्ट डिटेल एंड ब्रिंग देम इनटू द नेट? द ओनली वे इज दैट वी शुड हैव द कनेक्टिविटी। लेकिन इसको इतना हमने कंट्रोल में रखना है, जैसे मैं मशकूर हूं, कई साहब ने कहा कि जब तक इसहाक डार बैठे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कल को दूसरा आएगा तो क्या होगा। मैंने उसको वाटर टाइट करने के लिए जो चेंजेस मैंने अमेंडमेंट टू द फाइनेंस बिल पेश कर रहा हूं, मैं उसकी तरफ अब आता हूं। ये इंफॉर्मेशन की रसाई के हवाले से ये फैसला किया गया है कि किसी फील्ड ऑफिसर को ये रसाई नहीं होगी, और ये रसाई सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन और मेंबर्स एफपीआर को होगी। This has now been restricted. It's the top tier. Now, if they make any mistake, then they would be in gallows, I tell you. When I read the next one, proposal जो आ रही है आपके amendment to the finance bill, मैं बिल्कुल इत्तेफाक किया इनकी apprehension से। कौन पता है कि कितने दिन हम हैं और कितने साल हैं या कितनी सदियां हमने रहना है, अल्लाह को पता है। लेकिन हमें ये जरूर सोचना चाहिए उसका बिलीक पहलू, और मैं मशकूर हूं कि इन्होंने मुझे गाइडेंस दी। इस एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन को टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया आइन में तरमीम करके। इट विल बी ओनली फॉर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एफबीआर, ओनली है टॉप टियर ओनली। हालांकि दूसरे मुल्कों में ये थर्ड टियर पे जाती है। वी हैव डिसाइडेड इट विल बी लिमिटेड टू द टॉप टियर। नंबर 2, इसके अभी भी जो कानून है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन टैक्स ऑफिसर्स, मुख्तलिफ लेवल के कमिश्नर और आईटीओ हुसोएवर, अगर उसकी प्रोटेक्शन मौजूद है कानून में, मसलन सेक्शन 4 में यह है कि जो भी मालूमात बैंकिंग कंपनी से हासिल करे वो इनकम टैक्स 2001 के सेक्शन 216 के ज़िम्मन में कॉन्फिडेंशियल हैं और कोई पब्लिक सर्वेंट इसकी तशहीर नहीं कर सकता। इसके अलावा सेक्शन 198 और सेक्शन 216 की खिलाफ वर्जी के बारे में उसमें इस वक्त सजा मौजूद है। वो सजा क्या है? 6 महीने कैद और 50,000 रुपये जुर्माना। मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूं ये काफी नहीं है, अब तो ये नीचे लागू ही नहीं होगी। द लोअर टियर्स हैव बीन डिलीटेड बाय द अमेंडमेंट। इस सजा को चेयरमैन और मेंबर्स से बात हो रही है सिर्फ जनाब स्पीकर,
50,000 को 5 लाख जुर्माना और 6 महीने को 1 साल कैद कर रहे हैं हम। जनाबे वाला, बहुत साथियों ने, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने 4 आइटम्स की बात की। स्टेशनरी की बात की कि इस पे एक जीरो रेटिंग होती है, एक एग्जम्प्ट होता है। अगर आप जीरो रेटिंग करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वुड नो, जीरो रेटिंग होती है तो जो भी वो उनकी इनपुट्स पे होता है वो पैसे वापस रिफंड ले लेते हैं। अगर एग्जम्प्ट है तो जो इनपुट्स हैं वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि इसको जब हमने उसको एग्जम्प्ट किया है तो उस बाइसिकल की कीमत पता नहीं 500 या 1000 बढ़ गई। इसी तरह स्टेशनरी की आइटम्स और आपकी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स और बाइसिकल्स, ये 4 आइटम थी जिसपे बहुत मेंबरान ने दोनों हाउसेज में कहा कि इसको एग्जम्प्ट की बजाय आप मेहरबानी करें इसको जीरो रेटिंग पे रखें, ताकि इन चीज़ों की कीमतें जो हैं, ये गरीब आदमी को चारों चीज़ें हैं, इसको आप ताकि वो अपनी इनपुट वापस ले लें। जब जाहिर है कि जो कई चीज़ें खरीदते हैं, साइकिल के कई कंपोनेंट्स खरीदते हैं, तो उसमें वो इनपुट जो टैक्स ऑलरेडी दिया होता है वो वापस रिफंड होता है अगर जीरो रेटिंग हो, और एग्जम्प्ट हो तो नहीं होता। और इसी वजह से कीमत की इंक्रीज की नवीद हमने सुनी। उस रिफॉर्म को हम वापस लेके उसको दोबारा जीरो रेटिंग के ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे सेलुलर फोन्स हैं उनके तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग की गई, ये पेंडिंग आइटम थी और उसमें तमाम पाकिस्तान के जो मोबाइल और फिक्स लाइन के जो ऑपरेटर्स थे मौजूद थे। और इसको जो विद होल्डिंग टैक्स है, और ये एडजस्टेबल है, ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ये एडजस्टेबल है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, जो भी आपके उस बिल में होता है, यू डिडक्ट दिस अमाउंट, वर्चुअली इट इज ऑन अकाउंट पेमेंट, एडवांस पेमेंट। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, वही जो 3.3 मिलियन की बात है, उनको कैसे हम नेट में लाएंगे? एक तो बैंक का, दूसरी चीजें, तो उस विद होल्डिंग को 10% से 15% किया जा रहा है। इट्स ओनली विद होल्डिंग टैक्स। वो स्टेक होल्डर से मीटिंग करके ये एक अमेंडमेंट तजवीज़ की जा रही है। इसी तरह मेरे कुछ साथियों ने ये फरमाया कि भाई आला तालीम के लिए जो हुकूमत फीस का एक प्रोग्राम है, वो पहले सिर्फ बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान के तालब इल्मों के लिए महदूद थी। हमने बजट में उसमें तमाम अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन्स को शामिल किया, मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान। लेकिन बड़े यानी अप्रोप्रिएट मैं कहूँगा प्रपोजल थी दोस्तों की कि भाई खैबर पख्तूनख्वा को भी कंसिडर किया जाए। मुझे ये खुशी है यहाँ ऐलान करके कि हम मालाकंड, कोहिस्तान, डेरा इस्माइल खान के तमाम इलाकों को इस स्कीम में शामिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, सीक्रेट सर्विस फंड के बारे में मैंने अर्ज किया था। 11 जून 2013 को हमने एक तारीखी कदम लिया और जो 16 मिनिस्ट्रीज और 18 अदारे उसको इस्तेमाल कर रहे थे, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे दूसरे ममालिक में होता है वो था। लेकिन ये जो एक्सटेंशन थी वो मैं समझता हूँ कि बड़ी गैर मुनासिब थी। 11 जून को तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम ऑटोनमस बॉडी का सीक्रेट फंड का अकाउंट जो है उसको खत्म कर चुके हैं हम, उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। और 12 जून से 30 जून जो अनस्पेंट अमाउंट होगी, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान को ये डायरेक्शन जा चुकी है कि वो पैसे वापस और रिलीज करने की बजाय वापस अवाम के खजाने में, स्टेट बैंक में जमा करवाएं। और इस हवाले से आज हम हैं, पता नहीं कल कौन होगा, इसको वाटर टाइट करने के लिए, ताकि ये आइंदा फिर ना ये बात हो सके, हमने इसको लीगल कवर देने के लिए ऑडिटर जनरल ऑर्डिनेंस 2001 में उस पर हमने शामिल कर दिया है कि मां सिवाय नेशनल सिक्योरिटी इदारों के कोई और इदारे को सीक्रेट फंड इस्तेमाल करने या रखने की इजाजत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अर्ज करूंगा कि एक चीज जो जेर बहस रही वो हमारे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात भी हुई। मैं इस ऐवान में जब बजट पे बहस हो रही थी तो उस दौरान मैंने भी देखा, आपने भी, कि मुल्क में चंद बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए, जिसमें बलोचिस्तान में भी बड़े अनफॉर्चुनेट
इंसिडेंट्स हुए, ये एक नेचुरल बात है कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान उस गुफ्तगू में अपने रद्द अमल का इजहार करते रहे और करना चाहिए। लेकिन मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा कि कुछ साथियों ने कुछ ऐसे रिमार्क्स भी दिए, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हमने अपने पाकिस्तान को भी इसकी इंशाल्लाह हिफाजत करनी है। तो उस हवाले से जो मुझे फीडबैक मिली कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जो उनकी मर्जी की बात होती है, उसको फौरी तौर के ऊपर पिक करते आप पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो हसास एहसासों के हवाले से, स्ट्रेटेजिक एसेट्स के हवाले से, जो कि इस कौम ने बड़ी मुशक्कत, मेहनत और बेशुमार कुर्बानियों के एवज हासिल किए, मैं समझता हूं कि कौमी सलामती एक ऐसा इलाका है जिसमें हमें अपने जज्बात पर काबू रखने की जरूरत होगी। बावजूद के कि हम पर गम और गुस्से के जज्बात का कितना ही गलबा क्यों ना हो, कौमी सलामती का मौजू हमारी मौत और हयात का मसला है, और इस सिलसिले में यह नहायत जरूरी है कि हम रजाकाराना तौर पर खुद ही कुछ रेड लाइंस का तयन करें, जिनकी खिलाफ वर्जी किसी भी हालत में मुल्क की मफाद में को सामने रखते हुए ना की जाए। हमारे इस हसास प्रोग्राम पर जो डाउट्स का इजहार हुआ और ऐसे खदशात को जो बयान किया गया, जिसके लिए हमारे जो दुश्मन लोग ममालिक हैं वो इजीली इस्तेमाल करते हुए रिसेंटली स्टेटमेंट्स में इंटरनेशनली नजर आ रहे हैं। इसी पस मंजर में मैं अपने आप को एक नेशनल ड्यूटी समझता हूं कि निस्बतन तफसील के साथ उन हिफाजती इंतजामात को अपने साथियों के लिए बयान करूं जो हमने, यानी पाकिस्तान ने इन असासों की हिफाजत के लिए इस वक्त जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मैं बहसीयत कैबिनेट मेंबर और बहसीयत कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के एक रुकन होने की हैसियत से इस अपने ऊपर यह लाजम समझता हूं कि इस मुल्क में, इस ज़िम्न में जो पॉलिसी साजी का आला तीन अदारा है, इस मकसद के लिए मैं अपने साथियों को तफसील से आगाह करूं। एक रीसेंट ब्रीफिंग हुई है और उस ब्रीफिंग के हवाले से मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त लेके मैंने ये ज़रूरी समझा। कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारी आदत है, हम पॉजिटिव होते हैं, हम ये चीज़ें आवाम को नहीं शेयर करते। मैंने जैसे अगले दिन अर्ज किया था, IMF का मुआहदा कई दहाइयों इस मुल्क में कभी आवाम को नहीं पता होता, मिनिस्टर्स को नहीं पता होता। मुझे एज कॉमर्स मिनिस्टर कभी उसकी एक्सेस नहीं होती थी, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को होता था। वही ये शफाफियत का तो ये तकाजा नहीं है। जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना, मैंने सबसे पहले वो काम किया 1 जनवरी 1999 को, उस मुआहदे को वेबसाइट पर डाल दिया कि लेट एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड नो। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह ये जो तफसील जो हमें ब्रीफिंग हुई, मैं वो तफसील अपने साथियों के इल्म में लाना चाहता हूं।